नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से डिस्कशन विद मनोज में। और आज आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हो कितनी सारी वैकेंसीज के ऊपर मैं बात करने आया हूं आपसे। आपका अगर मैं यहां पर ध्यान ले जाऊं तो यहां पर देखिएगा जरा ना, यहां पर ये इतना ये देखिए, आप देख सकते हैं जिन वैकेंसीज के ऊपर मैं बात करने वाला हूं आज आपसे, है ना। इसको जरा मैं रेड पेन से आपको दिखा दूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4062 वैकेंसीज हैं और उसमें प्रिंसिपल की भी वैकेंसीज हैं। टोटल 303 वैकेंसीज हैं। आप पीजीटी टीचर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और हर सब्जेक्ट के मैथ, संस्कृत, साइंस, लैंग्वेज वाले भी पीजीटी हैं। सबके लिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स हो चाहे जो भी हो भैया, सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध है। और सबसे ज़्यादा पोस्ट इन्हीं की है, 2266। और फिर अकाउंटेंट की भी पोस्ट यहाँ पे खुली हुई है 361। और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी कि जेएसए, है ना, ये 759 पोस्ट हैं। और लैब अटेंडेंट की आप देखोगे 373 हैं। और इस हिसाब से दोस्तों टोटल हो जाती हैं 4062 वैकेंसीज। ये बम्पर वैकेंसी है और ये 2023 की ही बात कर रहा हूं मैं, है ना। अब ये वैकेंसी कहाँ खुली है, कैसे खुली है, मैं आपको सब बताने वाला हूं। पहले आप ये जान लीजिए कि प्रिंसिपल और ये जो आपका पीजीटी है ये आपका टीचिंग स्टाफ में आ जाएगा। ठीक है, ये किस में हो जाएगा, लगभग लगभग टीचिंग स्टाफ में। सब कुछ बताऊंगा, क्या फॉर्म भरना है, क्या पढ़ना है, कैसे पेपर होना है, एक एक चीज बताने वाला हूँ, है ना। फीस फीस दुनियादारी। और नीचे जो आपको दिख रहा है भैया, ये है नॉन टीचिंग स्टाफ। तो कहीं कहीं पर आप देखना इस फॉर्म में टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ के ऊपर बात होगी। ठीक है, सबका पेपर अलग अलग होना है, तो हर एक चीज हम डिस्कस करेंगे। तो आप क्या समझ गए कि आप तैयार हैं इस वैकेंसी के लिए? तो अब आप पूरा वीडियो सुनने के लिए तैयार हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यही है मेन इसमें जो मुझे आपको बताना था। ठीक है, अब चलिए समझते हैं पूरा डिटेल कि कौन इसे भर सकता है, क्या कैसा होगा। तो बने रहिए वीडियो तक, चलिए सुनते हैं। ये शुरू करते हैं जरा कि ये क्या है, कहाँ से आता है ना, जरा इसका ओरिजिन देखते हैं। आप देखोगे, मैं आपको सबसे पहले पन्ने पे ले जाऊं, ये है वो पहला पन्ना। आपको दिख रहा है यहाँ पर, बहुत बढ़िया, बहुत ध्यान देखना, इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है ये सारी वैकेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, यानी कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। जो आपकी जॉब लग रही है वो पूरी की पूरी परमानेंट जॉब है, कोई टेम्परेरी जॉब नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। तो ये दिक्कत आपकी हट गई, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, कौन करा रहा है, अब ये ध्यान रहे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर देखिए दोस्तों, बहुत सारे मंत्रालय आते हैं। ये जो मंत्रालय है ये है ट्राइबल अफेयर्स, है ना। मंत्रालय कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन आता है ना, एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है बेटा नेस्ट। नेस्ट घोसला, लेकिन इस नेस्ट का फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, देख रहे हो, सुन रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो मिनिस्ट्री है ट्राइबल अफेयर्स, उसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम नेस्ट है, यानी कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी। यानी ट्राइबल स्टूडेंट समझ रहे हो ना, जो पिछड़े जाति के जो वर्ग है उनके बच्चों के लिए स्कूल काम करता है। तो इन्होंने एक स्कूल चलाया जिसका नाम रखा EMRS। ठीक है, EMRS मतलब एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। रेसिडेंशियल का मतलब ये है कि बेटा हर जगह इसे खोलना है, इसके सेंटर। ये स्कूल जो है ये सिर्फ और सिर्फ एसटी के कैटेगरी के बच्चों के लिए है। सिर्फ और सिर्फ कहाँ के लिए है, एसटी की कैटेगरी के बच्चों के लिए ये स्कूल खुला हुआ है। और ये स्कूल जो है 6th क्लास से चल करके 12th क्लास तक का है। तो इसी स्कूल को हर जगह खोल रहे, तो बनी बात है इसके लिए स्टाफ चाहिए होगा, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो EMRS स्कूल है ये सिर्फ और सिर्फ एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए बना हुआ है, और किसी कैटेगरी का बच्चा इन स्कूलों में नहीं पढ़ सकता। ये जो है बिल्कुल वैसा बनेगा जैसे नवोदय विद्यालय। जैसे नवोदय विद्यालय में आप देखोगे 6th से लेकर 12th तक होता है, लेकिन ये सबके लिए होता है नवोदय विद्यालय। पर उन्हीं की तर्ज पर अब EMRS भी खुल रहे हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि लगभग लगभग ये नवोदय विद्यालय की समतुल्य है। तो जिस तरह से आप नवोदय विद्यालय में नौकरी करना पसंद करते थे, बिल्कुल यहाँ पर भी आई है। तो प्रिंसिपल, पीजीटी और हर तरह के टीचर की डिमांड है। और एक बार और बता दूं मैं आपको, ये जो है हॉस्टल प्रोवाइड कर रहे हैं, बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए अलग अलग। अकोमोडेशन फॉर टीचर्स दे ही रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं भैया, आपको कोई पैसा नहीं लगाना है। आपको मेस की फैसिलिटी है, खाने पीने का पूरा प्रोग्राम है, प्लेग्राउंड सब कुछ वहाँ पे जैसा होता है वैसे रहेगा। तो इन सब के लिए भैया, अच्छा अब ये भाई ऐसा है कि जो कैंपस में रह सकें वही लोग रहते हैं, आप तो आपको अच्छे से पता है। ठीक है ना। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया जा रहा है, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की इनको जो है रिक्वायरमेंट है। क्या आप समझ गए? बाकी जानकारी आपको पढ़ना हो तो आप ये वेबसाइट देख रहे हो, emrs.tribal.gov.in। ठीक है, नहीं दिख रहा हो अगर तो अब दिख जाएगा आपको, ये देखो ये बताया था मैंने ना, emrs.tribal.gov.in। क्लियर दोस्तों, है ना। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। और आपको और देखना हो तो ये तो बहुत ऊपर चले आएंगे हम। ठीक है, ये इसका सिंबल है, एकलव्य मॉडल, है ना, ये दिख रहा है आपको, एकलव्य मॉडल स्कूल फॉर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, सा विद्या या विमुक्त ये। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। फीस की बात करते हैं दोस्तों, जरा फीस के क्या क्या है। अच्छा, या पहले तो याद रखना आपको कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको
31 जुलाई से पहले पहले भर देना है, ये ध्यान रखना। भरने की डेट शुरुआत तो नहीं दी, बस इनने का ही है, ठीक है, लेकिन लिंक अवेलेबल हो जाएगी, जो मैंने आपको वेबसाइट बताई, आप वहाँ पे जाते रहना, आपको दिख जाएगा सब कुछ। पूरा फॉर्म आपका ऑनलाइन ही मिलना है, पूरा फॉर्म ऑनलाइन है, ठीक। अच्छा, फीस देखते हैं भाई। प्रिंसिपल को जो फीस जमा करनी है वो 2,000 रुपये है। जो पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स जो हैं उनको 1,500 रुपये फीस देनी है। और जो भी नॉन टीचिंग स्टाफ है, अब नॉन टीचिंग में आप समझ चुके होंगे, लैब असिस्टेंट था, जेएसए था, है ना, सेक्रेटरीट असिस्टेंट जो हो गया अपना, उसके लिए 1,000 रुपये, है ना, ये ध्यान रखना है। चलिए बहुत बढ़िया, बाकी सारी चीज़ें बताई जाएंगी। भाई ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन ऐसा है कि भाई जो टीचिंग स्टाफ है उसके लिए 180 मिनट का है, और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसके लिए जो एग्जाम का टाइम है वो 150 मिनट का है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अभी बहुत डिटेल देखना है आपको, अभी चिंता मत करिए, बाकी सारी जानकारी उन लोगों का कि आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, नेस्ट की वेबसाइट पर जा सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अच्छा, आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं भाई, जैसे आपको लगता है कि मैं पीजीटी के लिए भी अप्लाई करूँ, प्रिंसिपल के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ, मैं अकाउंट के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ, आप भर सकते हो। लेकिन आपको उसके लिए क्या करना है, फॉर्म अलग अलग डालना है ना, फॉर्म अलग अलग भरना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो पे है, फीस जो है वो आपको सेपरेट देना पड़ेगा, और अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये तो आप समझ गए होंगे। हाँ, SC ST और PW पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए कोई भी फीस नहीं लग रही है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, सारा मतलब फॉर्म ऑनलाइन है, और कोई तरीके से आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते। अब एक चीज़ इसमें कही गई है कि भैया जो फॉर पीजीटी पोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली वन सिंगल। देखो क्या होता है, अब ये मत कहना कि पीजीटी सर मैं हूँ, मैं मैथ भी पढ़ा लेता हूँ, मैं बायो भी पढ़ा लेता हूँ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ये एक सरकारी स्कूल है, वो आपकी कोचिंग या पर्सनल आप ऐसा कुछ कर सकते हो। यहाँ पर तो आपका जिसमें स्पेशलाइजेशन है आप वही भर सकते हैं। तो अगर आप मैथ्स के हैं तो मैथ्स से भरेंगे, बायो से हैं तो बायो से भरेंगे, केमिस्ट्री से तो केमिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से, जिससे भी आप हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरीके से। अब तो इसीलिए ये कोशिश मत करना कि पीजीटी मैथ्स ही भर दी और पीजीटी बायो भर दी, क्योंकि लिखा है कि मल्टीपल पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, ये पीजीटी एक ही पोस्ट काउंट होगी, इसमें आप किसी कोई एक ले सकते हो। पीजीटी के अलावा यानी कि प्रिंसिपल की पोस्ट अभी दूसरी हो गई, तो आप इन दोनों के लिए फॉर्म भर सकते हो, तो लेकिन दोनों के लिए फीस अलग अलग देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं यहाँ से अब। अच्छा, कोई भी जानकारी गलत मत भरिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जो हमारी वेबसाइट है वो भैया दोबारा एडिट या मॉडिफाई नहीं करती है आपके इन्फॉर्मेशन को भैया, इसलिए नाम डेट सब कुछ बहुत अच्छे इंसान से भरना, या आप खुद भर रहे हो तो बहुत सतर्क होकर के भरना, ठीक है। इनका ये कहना है कि जब आपकी फॉर्म भर जाएगा और जब आप पेमेंट कर दोगे तो एक कन्फर्मेशन पेज आएगा आपके सामने, है ना, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे पूरा भर जाएगा, पेमेंट हो जाएगी, तो एक कन्फर्मेशन पेज आ जाएगा। लेकिन मान लो वो कन्फर्मेशन पेज अगर नहीं आया, फीस आपकी जा चुकी है, तो इनने कहा कि आपको जाना है सीधे अपने बैंक पेमेंट गेटवे के पास, जो भी आपका बैंक खाता था उसके पास जाना है। इनका कहना है कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं होगा, ये नॉट रिस्पॉन्सिबल लिख दिया इन्होंने। इन्होंने कहा है कि आपको भैया ईमेल एड्रेस और जो मोबाइल नंबर है, क्योंकि सारा कुछ इसी से होना है, इसी से आप रजिस्टर्ड हो जाओगे इनके पास जा करके, तो भैया ये जो है ये बहुत चालू किस्म के, चालू मत रख देना ना, चालू वाले वो चालू नहीं, अच्छे से मतलब चलायमान होने चाहिए, इनसे आपका काम होता हो, ये आपको ध्यान रखना है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई है, ठीक है। और आपको भैया जो खर्चा वर्चा मिलता था कहीं जाने का वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है, आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर अपने ही पैसों से पहुँचना है, और इनका कहना है कि 2 घंटे पहले आप वहाँ पहुँच जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। बाकी क्या क्या इंस्ट्रूमेंट वगैरह, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, ये सब लेकर के नहीं जाना है, तो आपको पता ही है भाई, सीटेट और टेट ये सब तो दिया होगा ना अपना, और ये तो वैकेंसीज तो देखो मैंने आपको बता ही दी, ठीक है ना। तो ये समझ गया आप, ये हमारा इसका क्या खेल है भैया, मैंने आपको स्कूल के बारे में बता दिया, कैसे कैसे क्या खुल रहा है, एसटी के बच्चों के लिए 6वीं से 12वीं तक के लिए खुल रहा है, तो ये सब चीज़ों की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखोगे कि प्रिंसिपल की पोस्ट को जो टोटल पोस्ट है 303, अब उसको थोड़ा सा और ओपन करके यहाँ पे समझा रहा है कि भाई 303 भी कैसे है। तो भाई इसमें एसटी की कितने पोस्ट हैं, 45 एससी की है, ओबीसी की नॉन क्रीमिलियर वालों की 81 है, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों की 30 है, और जनरल वालों की 125 है। अब ऐसे ही आप पीजीटी में भी देख सकते हो, है ना, प्रिंसिपल ग्रुप ए की वैकेंसी है, पीजीटी ग्रुप बी की वैकेंसी है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, तो ऐसे टोटल इतनी हो जाती है। बाकी कैटेगरी वाइज आपको देखना हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रुकाई हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब धीरे से। अच्छा, अब ये एक और है, ये जो थर्ड लैंग्वेज आता है, ये भी क्योंकि पीजीटी टीचर की है, अब लैंग्वेज के लिए जैसे मराठी में, उड़िया में, तेलुगु, संस्कृत, बंगाली, संथाली, तो उसके लिए 180 पोस्ट है, तो टोटल पीजीटी की पोस्ट खत्म हो गई, ठीक है। अब आप देखोगे नॉन टीचिंग स्टाफ में यहाँ पर बात करें, ये जेएसए हैं हमारे, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इनकी पोस्ट 759 है, और कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। अकाउंटेंट की भैया टोटल पोस्ट 361 है, और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। लैब अटेंडेंट की पोस्ट 373 है, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी नॉन टीचिंग स्टाफ हो गई। चलिए अब आगे चलते हैं यहाँ से।
ठीक है। अब देखिए जो आपका पेपर है, जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा पहला वाला, है ना? रिटन एग्ज़ाम होता है। अब आप देखोगे ज़्यादातर तो ऑनलाइन होता है, ओएमआर हट गया है, लेकिन यहाँ पर ओएमआर शीट ही है। अब ओएमआर शीट जब भी आती है तो आपको याद रखना है कि उसमें गोले रहते हैं भैया, है ना? 4 ऑप्शन के ए, बी, सी, है ना? ये सी और ये डी, तो एक गोला आपको भरना होता है ऐसे, है ना? पेन लेना पड़ेगा, ब्लू पेन, डार्क ब्लू पेन या डार्क ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, ठीक है ना? ये सब लेना पड़ेगा, तो ओएमआर शीट आपको भरनी है। अब ध्यान सुनिए, प्रिंसिपल के केस में भैया यहाँ पर क्या है कि रिटर्न एग्जाम तो हो ही रहा है, ओएमआर शीट तो भर रहे हो आप, ओएमआर शीट भी होगी, और मतलब ओएमआर बेस्ड आपका टेस्ट होने वाला है। ऑनलाइन एग्जाम नहीं, कंप्यूटर में बैठना है आपको, खुद ही गोला भरना है, यानी आपके पास ऑफलाइन पेपर आ जाएगा। जब आपका पेपर हो जाएगा तो आपका इंटरव्यू भी होगा, तो प्रिंसिपल के लिए इंटरव्यू भी हो रहा है, लेकिन जितनी भी पीजीटी पोस्ट है ना उनके लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं है। हाँ, लेकिन जो अपने नॉन टीचिंग स्टाफ है ना, जैसे कि ये जो मैंने अभी आपको बताया था, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, है ना, लैब असिस्टेंट हो गया, और अकाउंटेंट हो गया, इनके लिए क्या है स्किल टेस्ट होगा, है ना? स्किल टेस्ट होगा उनके में, तो नॉन टीचिंग स्टाफ में स्किल टेस्ट होगा, टीचिंग स्टाफ में प्रिंसिपल के लिए इंटरव्यू है, लेकिन पीजीटी का कोई इंटरव्यू नहीं है। तो फिर इनका मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा? तो जो प्रिंसिपल का जो दो चीज़ें हो रही है भैया, एक तो रिटर्न की ओएमआर, तो इससे जो भी नंबर आएंगे उनके, ओवरशीट भरोगे तो मार्क्स तो आएंगे ना, है ना? सही होंगे जितने सवाल आपके, और फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो इसका वेटेज इन्होंने रखा हुआ है, बढ़िया से रखा हुआ है, ठीक है ना? तो उसका वेटेज कितना है देखो, इनने कहा है कि जो आपका रिटर्न एग्जाम दे रहे हो आप, वो 80% रखेगा महत्व, और 20% आपके इंटरव्यू का महत्व है, ये वेटेज है भैया। तो रिटर्न टेस्ट का 80% महत्व है, वेटेज है, और इंटरव्यू का 20% है वेटेज। क्लियर इतनी बात है? चलिए बहुत बढ़िया। वहीं पीजीटी के लिए देखोगे आप तो सिर्फ ओएमआर शीट यानी रिटर्न एग्जाम ही है बस, ओनली, ठीक। और इन्होंने कहा कि वेट लिस्ट भी हम तैयार करेंगे, जो टोटल सिलेक्ट हो जाएंगे उनके 10% बच्चे हम वेट लिस्ट में रखिए, और ये जो वेट लिस्ट है ये 1 साल तक के लिए वैलिड रहेगी। तो मान लो पीछे कोई छोड़ के चला जाए और आपका नाम वेट लिस्ट में है, तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो। और मैंने बता दिया आपको कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, अकाउंटेंट हो गया, जेएसए हो गया, लैब अटेंडेंट हो गया, इनका फाइनल सिलेक्शन इनके रिटर्न इसके हिसाब से ही होगा, और साथ में इनके स्किल टेस्ट भी होंगे, ठीक है ना? स्किल टेस्ट जो भी होगा। अच्छा, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको भैया 2 साल के लिए प्रोबेशन का पीरियड में रखा जाएगा। प्रोबेशन का मतलब ये होता है भैया कि आप अभी अस्थायी तौर पर रखे गए हैं, टेम्परेरी रखे गए हैं, क्योंकि आपको अभी देख रहे हैं, आपकी ट्रेनिंग चल रही है ऐसा। अगर आपने कोई भी दंड-फंद काम किया है तो ये आपको वहाँ से भगा देंगे। तो लिखा है ना, ड्यूरिंग द प्रोबेशन जो प्रोबेशनर्स हैं उनको टर्मिनेट किया जा सकता है बिना किसी वजह के, बिना कुछ के। तो इसलिए वजह तो मत ही देना जब बिना वजह ही कर सकते हैं तो, ठीक है। आप यहाँ पे सैलरी देख सकते हो भैया, ये लेवल 12 पे आ जाती है ना। सैलरी पर मैं ज़्यादा बात करता नहीं हूँ, क्योंकि उससे मतलब ही नहीं होती है। चलिए बाकियों के लिए मोटिवेशन हो सकती है, तो मोटिवेट अगर आप इससे होते तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी कितनी सैलरी है। चलिए बहुत बढ़िया। आते हैं ये मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो मैंने आपको बता दिया ओएमआर बेस्ड है, पेन पेपर मोड होगा, ठीक है। और आपका जो इंग्लिश हिंदी दोनों में मीडियम में होगा। हाँ, लेकिन जो पीजीटी के लिए जो थर्ड लैंग्वेज का टेस्ट है ना, पार्ट 5, वो तो भैया उनके डोमेन नॉलेज पर ही है, मतलब उसी लैंग्वेज में होगा, उसमें तो कुछ हिंदी इंग्लिश हो नहीं सकती। अब यहाँ पर बात करते हैं अपन की ये जो है, एक मिनट है ना, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा और कर लूँ, ये इतना ठीक लग रहा है, ठीक है। और अस्थायी तो मैं आपको बता दिया था, यही मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ देखिए, तो अब आती बारी कि भैया हमारे एग्जाम पैटर्न के बारे में क्या कहानी है। तो देखिए प्रिंसिपल के, सबसे पहले प्रिंसिपल की बात करते हैं। आप देखोगे कि प्रिंसिपल के केस में जो ऑब्जेक्टिव का पेपर है वो 130 मार्क्स का है, लेकिन उसमें साथ में एक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में आपको हिंदी भी मिलेगी और आपको इंग्लिश भी मिलेगी, है ना? इंग्लिश भी मिलेगी, इंग्लिश भी आपकी 10 नंबर की है और हिंदी भी आपकी 10 नंबर की है। इस तरह जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है वो आपका 20 मार्क्स का हो जाता है। तो 130 मार्क्स बाकी क्वेश्चन, 100 ये और ये 20 हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 150 हो गए मार्क्स, हो गए ना? लेकिन हाँ, तो 150 हो गए, तो यही 150 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप समझ गए क्या है। और टोटल 3 घंटे मिलेंगे यहाँ पर, और कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है कि जैसे मान लो कि ये टाइमर चल रहा है, टाइम नहीं। अब आप देख लो कैसा कैसा पेपर है। पार्ट 1 में आपको रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछ रहे हैं, पार्ट 2 में आपको जनरल अवेयरनेस पूछ रहे हैं, है ना? पार्ट 3 में आपके वही कॉम्पिटेशन टेस्ट आ गई, इंग्लिश और हिंदी की 10-10 मार्क्स दोनों के हैं। और बाकी ये तो आपके एकेडमिक से जुड़े हुए चीज़ें हैं जो आपको वेबसाइट में मिल जाएंगी, सिलेबस। पीजीटी की बात करते भैया 130 मार्क्स का उनका रिटर्न का एग्जाम होना है, और उनका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट उनका भी 20 मार्क्स का है, तो टोटल इनके लिए भी 150 हो जाता है। क्लियर है ये बात है? ठीक है, क्या क्या आ रहा है, तो वो देखो, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी है, नॉलेज ऑफ आईसीटी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, और ये डोमेन नॉलेज है आपका, सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ मामला पूरा का पूरा, ठीक है। तो वो 3 घंटे आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है पीजीटी के मामले में वो क्वालिफाइंग रखी गई है,
यानी मान लो ये 20% की है तो आपको 20 नंबर का है तो आपको 40% नंबर लेकर के आना है, यानी क्वालिफाइंग तो होना ही पड़ेगा। क्वालिफाइंग नेचर का है इनके केस में, पीजीटी केस में ही क्वालिफाइंग है, प्रिंसिपल केस में क्वालिफाइंग नहीं है, वो तो उसी में इंक्लूड है पूरा। यहाँ पर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना, और ध्यान रखना अगर आपने इसे क्वालिफाई नहीं किया ना तो ये पहले से लेकर के 5 तक के आपके पार्ट को चेक ही नहीं करेगा। तो मतलब वो पहले चेक करेगा पार्ट 6 जिसमें आपको क्वालिफाई अगर लिखा हुआ है, यानी आप 20 में से 40% मार्क्स ले आते हैं तो आपके बाकी भी चेक होंगे, उसके बाद काम बढ़ेगा। तो समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है पार्ट 5, इसलिए भैया बहुत अच्छे, पार्ट 6 सॉरी। अब अकाउंटेंट वगैरह के लिए जो पेपर होना है वो ये, अब ये सिर्फ 130 मार्क्स का पेपर है और कुछ भी नहीं है। तो वो आपको दिख रहा है, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गई, लैंग्वेज आ जाएगा हिंदी इंग्लिश का पूरा, है ना, हिंदी इंग्लिश वो भी टेस्ट हो जाएगा। अब यानी कंप्यूटर में होगा भाई, क्योंकि ये तो अकाउंटेंट है ना, कंप्यूटर ऑपरेशन का टेस्ट हो जाएगा, जनरल अवेयरनेस का हो जाएगा, करंट अफेयर का हो जाएगा 20-20 नंबर का, और 2.5 घंटे का टाइम है इनके लिए। ठीक है, पार्ट 5 भी है इनके पास, सब्जेक्ट नॉलेज भी लेंगे ना इनका, अकाउंटेंसी, एनुअल टैक्सेशन, अकाउंट्स, ये सब जो इनका अकाउंट्स का जुड़ा होता है वो 40 नंबर का है, 40 क्वेश्चन है, तो इसलिए बड़े अच्छे से करेंगे। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का भी 130 नंबर का पेपर है, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी इनका जनरल और हिंदी से लिया जा रहा है। ये सब 2.5 घंटे का पेपर है, टोटल 130 मार्क्स है। ठीक है ना, लेकिन इनके लिए भैया स्टेप 2 का भी यानी टाइप राइटिंग टेस्ट भी होगा, जैसे स्किल टेस्ट कहते हैं, टाइप राइटिंग टेस्ट 50 मार्क्स का है, क्वालिफाई करने के लिए 20 मार्क्स में लाने पड़ेंगे, है ना। और ये पूरी तरीके से क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब टाइपिंग टेस्ट के कोई भी नंबर आपके जुड़ेंगे नहीं, सिर्फ क्वालिफाइंग पास होना होता है। चलिए, लैब अटेंडेंट के लिए आप देख सकते हो ये रहा पेपर, या रीजनिंग एबिलिटी, जनरल, और इनके लिए भी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट हो ही रहा है, हिंदी और इंग्लिश का। स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज इनका ये 60 है, और टोटल जो है 120, तो 120 मार्क्स का लैब अटेंडेंट का पेपर हो रहा है, और वो 2.5 घंटे से मिल रहा है। क्लियर होगी बात इतनी। अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो 1 मार्क आपको मिलेगा, लेकिन अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। कितने क्लियर होगी इतनी बातें, चलिए बहुत बढ़िया, है ना, काफ़ी कुछ आपने समझ लिया है। अब आपको बस ये देखना है, ये वेबसाइट वगैरह आप अच्छे से रख सकते हैं अपने पास, ये रहा, है ना, और ये नंबर अपने पास रख लीजिए, है ना, कब से कब तक काम करता है ये भी इन्होंने दिया हुआ है, कोई दिक्कत आने पर आप यहाँ पर मेल भी कर सकते हैं। अच्छा, अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो प्रिंसिपल के लिए इन्होंने कहा कि भाई मास्टर डिग्री तो होनी चाहिए, और बीएड की डिग्री होनी चाहिए, 12 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो वाइस प्रिंसिपल के रूप में, पीजीटी के रूप में, डीजीटी के रूप में, है ना, और कम से कम आपने 12 साल के एक्सपीरियंस में अपने 4 साल के एक्सपीरियंस के तौर पे आपने पीजीटी एज अ काम किया हो, तो आप इसका स्वागत कर सकते हैं। भाई एज क्राइटेरिया आप देख सकते हो, प्रिंसिपल एज जो है लेस देन 50 साल होनी चाहिए। बाकी जो छूट मिलती है वो मिलेगी भैया, है ना, जैसे कि एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। वहीं देखो पीजीटी के लिए भी 40 मैक्सिमम है, उससे नीचे ही होनी चाहिए कह रहे हैं, और आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, है ना, ये इनने कहा है तो इसको भी जाने दो आप। और ये पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए इन्होंने बोला 40 से कम हो तो पीजीटी तो पीजीटी, एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी से है तो चलेगा, एमई एमटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से तो भी चल जाएगा, है ना। अकाउंटेंट की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जरा अकाउंटेंट 30 साल से कम, ये नॉन टीचिंग आ गया ना, सारे 30 साल से कम वाले होंगे, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट। यहाँ पर तो अकाउंटेंट के लिए डिग्री ऑफ कॉमर्स चाहिए, ठीक है। और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में भैया इन्होंने कहा है कि आपके पास 12वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग हो, 30 वर्ड्स पर मिनट में आप हिंदी टाइपिंग कर डालते हो। ठीक है, लैब अटेंडेंट के लिए बात करें, 10वीं क्लास अगर आपने पढ़ी है तो फिर आपको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा देना पड़ेगा लेबोरेटरी का, और अगर 12वीं विद साइंस पढ़ी है तो कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही भर सकते हैं इसको। ठीक है ना, 30 साल से कम उम्र के नौजवान सारे भर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया, और ये तो छूट है भैया, तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, है ना। छूट ऐसे मिली हुई भैया कि जैसे एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है, ये मैंने बता दिया था आपको, है ना। ओबीसी को मिलती है कितने, 3 साल की छूट, तो ऐसे तो छूट वाले मामले इनको तो जाने दो। और देख लेते हैं कुछ काम का है तो ठीक है। हम्म, और यहाँ से मुझे लगता है अपेंडिक्स आ गया, तो ये तो फिर सारे फॉर्म है कि कैसा क्या होना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। देखिए बहुत जल्दी मैंने सारे मुद्दे पर बात कर दी आपके, है ना, क्या क्या कैसा होना चाहिए, हर एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दी है कि क्या कैसा करना है। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप भैया बस ठीक है, फिर ये फॉर्म भर दीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा जैसे ही मुझे समय मिलेगा वैसे, इसलिए ज़्यादा परेशान मत होइएगा। फॉर्म भरिए, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करना दोस्तों, मुझसे जुड़ जाइए, ताकि इस तरह के वीडियो और इसके कोई भी अपडेट आएंगे तो मैं ज़रूर यहाँ पर वीडियो बना के उसे डाला करूँगा। आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ अगर ज्वाइन करना है तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि देखिए मेरा पूरा मोटिव यही होता है कि मैं आगे बढ़ूँ और बाकियों को आगे बढ़ाऊँ, बस यही मेरी चाहत है एक, जब तक जिंदा हूँ तब तक तो यही है। समझ गए आपने इसे, है ना। और बस आप लोग का यही प्यार मुझे चाहिए,
है ना। बस यही प्यार है आपका जो हम लोग को बनाए रखता है, खासतौर पर मुझे तो भैया यही है, बिना पब्लिक के तो कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप इसे भरेंगे। और देखिए मैं आपकी चीज़ें समझता हूँ, इसलिए ये वीडियो बनाता हूँ। जॉब के बारे में इतनी सारी डिटेल, आपको मालूम है 33 पन्ने के पूरे पीडीएफ को पढ़ते पढ़ते मेरा सर लग रहा था फट ही जाएगा लगभग। कितना हैवी होता है सब कुछ पढ़ना, बहुत ज़्यादा हैवी, लेकिन इसको पढ़ करके मैं आपके लिए इसे ईजी बना देता हूँ ताकि आपको ये सब पढ़ना ना पड़े, आपका टाइम बचे और आप कुछ ना कुछ अच्छा कर पाए, है ना। तो नौकरी पाने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा था ना, देखिए इतनी सारी नौकरी है, लेकिन फिर भी कई लोग रोते रहेंगे। ठीक है ना, देखिए रोएगा वही जो अच्छे से तैयारी नहीं करता है। मानता हूँ कि किस्मत का 1% भी अगर हिस्सा है तो भी बहुत बड़ा हिस्सा है भाई। 1% का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, समझ गया ना। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, फिलहाल के लिए किस्मत तो भगवान के ऊपर है, लेकिन मेहनत तो आपके ऊपर है। ठीक है, अपनी मेहनत तो करिए, बाकी जैसा कि हमेशा कहा जाता है ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, तो छोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और जुड़ना मत भूलिएगा मुझसे, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, है ना। और तब तक के लिए चलते हैं और अलविदा करते हैं अभी आपसे। जय हिंद जय भारत।